आज हम टॉप 10 खबरों की शुरुआत विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम यानी महाकुंभ से करते हैं। पीएम मोदी आज प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। बताएंगे संसद सत्र शुरू होने से पूर्व और बाद में क्या क्या खास रहा। वहीं राज्यसभा में सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर किस तरह से हमलावर रहे। खास खबर अल्लू अर्जुन से जुड़ी है, जिन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बात करेंगे दुनिया भर की ताकतवर महिलाओं की, जिनकी फोर्ब्स मैगजीन ने सूची जारी कर दी है। इसके अलावा अपराध, रोजगार, अर्थ जगत सहित खेल से जुड़ी खबरों पर प्रकाश डालेंगे। आपको टॉप 10 खबरों का ये बुलेटिन कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहली खबर पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर है। आज पीएम मोदी ने विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। वे रिवर क्रूज से संगम तट पर पहुंचे थे। यहां साधु संतों से मिलने के बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने प्रयागराज को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, सरंगवेरपुर कॉरिडोर सहित कई योजनाएं शामिल हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ एकता का महाकुंभ है, जो दुनिया को संदेश देगा। इससे सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। मेले के समय गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों के लिए दोनों डिप्टी सीएम के साथ विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर के प्रति आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि इस बार दिव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ भी पीएम मोदी की प्रेरणा से हो रहा है। दूसरी खबर संसद से है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद संविधान पर चर्चा हुई। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को उपनिवेशवाद का उपहार या अच्छी बातों का संकलन मात्र मान लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को नकार दिया गया। एक पार्टी विशेष के नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर चलते हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है। राजनाथ सिंह का ये तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर माना जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। 32 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने जातीय जनगणना, अदानी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र करके भी सत्ता पक्ष को घेरा और पूछा कि वे अतीत को कब तक कोसते रहेंगे। तीसरी खबर राज्यसभा से है। राज्यसभा में आज भी सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने का मुद्दा उठाया गया। इस पर जमकर हंगामा हो गया। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने आरोप लगाया कि महाभियोग प्रस्ताव में नियमों का पालन नहीं किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद उस पर सदन में चर्चा होती है। उससे पहले ही मीडिया में आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति को कभी सम्मान नहीं दिया। भाजपा सांसद ने उपराष्ट्रपति की तारीफ की। इस पर विपक्ष भड़क गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जब अपनी बात रखी तो सभापति नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैं किसान का बेटा हूं और किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। इस पर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन परंपरा और नियमों से चलेगा, निष्पक्षता से चलेगा। उन्होंने कहा, आप अगर किसान हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। खड़गे ने कहा कि आप विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। हम आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम देश के मुद्दों पर चर्चा के लिए आए हैं। इस पर सभापति ने कहा कि पूरा देश जानता है आपको किनकी तारीफ पसंद है, आप अपनी बात रखिए। इस पर खड़गे ने कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं। जब हंगामा शांत नहीं हो सका तो सभापति धनखड़ ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। चौथी खबर अभिनेता अल्लू अर्जुन से जुड़ी है। उनकी फिल्म पुष्पा 2 इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इस बीच सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए बुरी खबर आई है। अभिनेता को हैदराबाद के संध्या थिएटर मामले में
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्लू अर्जुन के बाद उनके निजी बॉडीगार्ड संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्लू अर्जुन को पुलिस कोर्ट ले गई, जहां उनके 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगाई गईं वो गैर जमानती थीं। दरअसल बीते 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक 35 साल की महिला की जान चली गई थी, जबकि उसके 8 वर्षीय बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस घटना के लिए अर्जुन, अल्लू और थिएटर प्रबंधन पर मामला दर्ज किया था। बता दें कि फैंस के बीच अल्लू अर्जुन का बड़ा क्रेज है। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं। इसी कड़ी में वो पुष्पा 2 का प्रमोशन करने हैदराबाद के संध्या थिएटर आए थे, जहां उन्हें देखने के लिए बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके कारण ये दुखद घटना घटित हो गई। हादसे पर अल्लू अर्जुन ने गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद और इलाज का वादा भी किया था। 5वीं खबर सबसे ताकतवर महिलाओं से जुड़ी है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। साल 2024 की इस सूची में उद्योग, मनोरंजन, राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़े नाम शामिल हैं। दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में यूरोपीय आयोग की प्रमुख और जर्मनी में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहीं उर्सुला वॉन डेर लेयन टॉप पर हैं। इस सूची में फोर्ब्स ने भारत की 3 महिलाओं को भी जगह दी है। सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28वें स्थान पर हैं। निर्मला सीतारमण ने मई 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री का पद संभाला था। तब से वे भारत के आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ने में जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। फोर्ब्स ने अपनी सूची में आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन और HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नदार मल्होत्रा को 21वां स्थान दिया है। रोशनी 12 अरब डॉलर की कंपनी के रणनीतिक फैसले लेती हैं। वे शिवनादर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। इसके जरिए वे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। सूची में बायोटेक कंपनी बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ को 82वां स्थान मिला है। बायोकॉन की आज अमेरिका, एशिया के विभिन्न बाजारों समेत दुनिया भर में पहुंच है। शॉ की कंपनी कोरोना वायरस की एंटीबॉडी थेरेपी का भी काम कर रही है। अगली यानी 6वीं खबर दिल्ली में अराजकता फैलाने को लेकर है, जहां आज दिल्ली के 6 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे स्कूलों को मेल के जरिए भेजी गई। धमकी की सूचना पर पुलिस से लेकर अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया। सभी स्कूलों में पुलिस और दमकल की गाड़ियों के साथ साथ बम निरोधक दस्ते को भेजा गया। जहां जांच पड़ताल के बाद मेल में दी गई सूचना फर्जी निकली। पुलिस के अनुसार अभी तक 6 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली पब्लिक स्कूल सफदरजंग, वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल रोहिणी, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल और DPS अमर कॉलोनी स्कूल शामिल हैं। स्कूलों को भेजे गए ईमेल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं किसी ने जानबूझकर शरारत तो नहीं की है। बता दें कि इससे पहले बीते 29 नवंबर को भी रोहिणी के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच के बाद ये सूचना भी फर्जी निकली थी। धमकी की इस घटना पर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। 7वीं खबर उन युवाओं से जुड़ी है जिन्हें लंबे समय से नौकरी की तलाश है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण और अभिलेखों की जांच की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार ये प्रक्रिया 26 दिसंबर से यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पास होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 16 दिसंबर से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि और समय पर अपने सेंटर पहुंचना होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करने को कहा। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा अगस्त माह में आयोजित की गई थी, जिसकी कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। फिजिकल टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों को दौड़ लगानी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। इसके बाद फाइनल सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी। 8वीं खबर अर्थ जगत से है। भारत ने इस हफ्ते दुनिया के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में एक मील का पत्थर पार कर लिया।
नए आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आंकड़ा 1000 अरब डॉलर के पार चला गया है। भारत निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग या DPIIT की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। इसमें पता चला है कि 2000 और सितंबर 2024 के बीच 1033 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आया है। भारत में सबसे ज़्यादा FDI अमेरिका या चीन से नहीं बल्कि यह योगदान मॉरिशस ने दिया है। कुल FDI प्रवाह का 25% हिस्सा यहीं से आया है। मॉरिशस के बाद सिंगापुर का स्थान रहा, यहाँ से 24% FDI आया। संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में 10% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जिन अन्य देशों ने निवेश किया है उनमें नीदरलैंड, जापान, UK, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ वो सेवा और संबद्ध क्षेत्र था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है। 9वीं खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का आंदोलन खत्म कराने की याचिका की सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की। अदालत ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह दी, साथ ही अस्थायी रूप से विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने की सलाह दी है। इसके अलावा राजमार्गों से उन्हें हटने को कहा है। शीर्ष अदालत ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह की डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। बता दें कि डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। अदालत ने पंजाब और केंद्र से किसान नेता को तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराने और उन्हें आमरण अनशन तोड़ने के लिए मनाने को कहा है। अदालत ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों को डल्लेवाल से तुरंत मिलना चाहिए। अदालत ने डल्लेवाल के विरोध को तोड़ने के लिए किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। बता दें कि डल्लेवाल फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनकारी किसानों का साथ दे रहे हैं। यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले हो रहा है। किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। 13 फरवरी को सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक दिया था। आखिरी यानी 10वीं खबर खेल जगत से जुड़ी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला कल सुबह यानी 14 दिसंबर से ब्रिस्टन में खेला जाएगा। गावा के मैदान पर यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5:50 पर शुरू होगा। गावा में खेले जाने वाले तीसरे मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग 11 की घोषणा की है, जिसमें तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की वापसी हुई है। चोट के चलते उन्हें एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला था। उनकी जगह स्कॉट बोलैंड को टीम में शामिल किया गया था। हेजलवुड की वापसी से बोलैंड को बाहर बैठना पड़ेगा। टीम में सिर्फ यही एक बदलाव किया गया है, बाकी गावा में वही टीम खेलेगी जो एडिलेड में डे नाइट टेस्ट में मैदान में उतरी थी। फिलहाल दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। दोनों ही टीमें गावा के मैदान पर बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी। हालांकि मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने मैच के 5 दिन बारिश की संभावना जताई है। भारतीय टीम प्रबंधन मौसम का मिजाज देखकर अंत समय में अपने प्लेइंग 11 की घोषणा करेगी। रिपोर्ट के अनुसार 14 दिसंबर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। टॉप 10 खबरों का ये बुलेटिन लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।